Hello students, welcome to PW Nursing वाला. I am your pediatric faculty, Dr. आरती. तो अभी तक हम न्यूनेटोलॉजी पढ़ रहे हैं. आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अगर हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देखें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इस टॉपिक पे से. तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है. आज हम पढ़ने वाले हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन. इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. इसके एमसीक्यूज हम अगले लेक्चर में लेंगे. तो आज के नियोनेटल रिसक्सिटेशन के चैप्टर में हम कवर करेंगे एल्गोरिथम, जो नया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस कि क्या क्या स्टेप्स हैं. बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के बारे में जानेंगे, चेस्ट कंप्रेशन के बारे में और एड्रेनालिन के बारे में जो कि नियोनेटल रिसक्सिटेशन में यूज होता है. इस बार भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है एड्रेनालिन के ऊपर. तो चलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं होता क्या है नियोनेटल रिसक्सिटेशन. जब भी कोई बच्चा आता है, गर्भ से बच्चा पैदा होता है, तो फर्स्ट बच्चे का रिएक्शन होता है रोना. वो इस दुनिया में आते ही सबसे पहले रोता है. पर कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत माँ के गर्भ से निकलकर रोते नहीं हैं. उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है अपने उस फर्स्ट क्राई को इस्टेब्लिश करने में. तो ये जो प्रोसेस होता है जिधर हम उस बच्चे को हेल्प करते हैं, उसे ही हम कहते हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन. और ये बहुत ही ज़रूरी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है हमारा. और इसमें आप लोगों का योगदान एज अ नर्सिंग स्टाफ बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये टीम वर्क होता है. अकेला डॉक्टर या अकेले नर्स कुछ नहीं कर सकती. ये जो बच्चे को हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है. तो आइए जानिए कि क्या रीज़न है कि बच्चा रोता क्यों नहीं है. तो सबसे पहले बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आया है तो वो रोता है. पर कई बारी क्या होता है, बर्थ के तुरंत बाद बच्चे को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाती है. तो क्या होता है कि बच्चा तेज तेज सांसें लेता है इन एन एफर्ट कि ऑक्सीजन आए, तो रैपिड ब्रीदिंग लेता है. पर उसे फिर भी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती, तो क्या करता है वो, एक फेज ऑफ एपनिया आ जाता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एपनिया. एपनिया का मतलब क्या होता है, एकदम से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली, बच्चे ने तेज तेज सांस ली तो ऑक्सीजन आए और एकदम से शांत हो गया. तो इस सबसे पहले जो ये शांत होता है बच्चा, उसे बोलते हैं प्राइमरी एपनिया. तो प्राइमरी एपनिया में अगर बच्चा है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन. ये हम आगे जानेंगे क्या होता है टैक्टाइल स्टिमुलेशन. जो आप मूवीज में देखते हैं ना कि उसे उल्टा लटका रहे हैं, वो तो हम बिल्कुल नहीं करते. टैक्टाइल स्टिमुलेशन में हम बैक रब करते हैं हल्के से, या फिर सोल्स पे, बच्चे के पैर के तलवों पे टिकलिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं टैक्टाइल स्टिमुलेशन. अगर बच्चा होता है प्राइमरी एपनिया में तो हम उसे टैक्टाइल स्टिमुलेशन देकर सही कर सकते हैं, रुला सकते हैं. पर अगर इससे आगे बढ़ जाता है, किसी कारणवश या तो उसे सही समय पे मदद नहीं मिली या किसी कारणवश उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब बच्चे का हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे का मस्कुलर टोन, न्यूरोमस्कुलर टोन कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर टोन मतलब बच्चा हल्का ढीला पड़ना शुरू हो जाता है और बच्चे की हृदय की गति कम होनी शुरू हो जाती है. इस फेज में बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी नहीं गिरता. तो अब इस नेक्स्ट फेज में जब बच्चा जाता है, जब ये फिर सांस रोकता है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी एपनिया. जरूरी नहीं है जब बच्चा पैदा हो तो हमेशा हमें प्राइमरी एपनिया में मिले. कई बारी ऑलरेडी बच्चे की हृदय की गति कम चल रही होती है तो बच्चा सेकेंडरी एपनिया में हो सकता है. अब बच्चा अगर इस फेज में हमें मिला है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. अभी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. इतना जानिए कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है बैग एंड अम्बू, जो हम यूज करते हैं, बैग मास्क, अम्बू यूज करते हैं ना सांसें देने के लिए, उसे बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. अगेन अगर किसी कारणवश यहाँ पे मदद नहीं मिली
या बच्चा किसी कारणवश रिस्पॉन्स नहीं किया, या ऑलरेडी हमारे पास बच्चा सेकेंडरी एपनिया के बाद आया है, तो फर्दर उसका हार्ट रेट कम होगा, एकदम ढीला पड़ जाएगा बच्चा, जिसे हम बोलते हैं फ्लैसिड। और तीसरी चीज क्या होगी, अब बीपी भी गिरने लग जाएगा बच्चे का, बीपी भी गिरने लग जाएगा। अब ये फेज है जहां पे हमें बच्चे को चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देते हैं हम, या फिर बच्चे को आईवी हमें मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं। तो ये है एक प्रोसेस जो हमने इसलिए समझा है कि हम किस फेज में क्या मदद करते हैं बच्चे की। बच्चा अगर तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिला, बच्चे को गहरी सांसें लेता है, प्राइमरी एपनिया में जाता है। प्राइमरी एपनिया में हम हल्के से बैक रब करते हैं या पैरों पे टिकल करते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स कर जाता है। पर यहाँ पे भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं किया तो धीरे धीरे हार्ट रेट कम होने लगता है, बच्चा ढीला पड़ने लगता है, बीपी ठीक रहता है, तो नेक्स्ट फेज में चला जाता है सेकेंडरी एपनिया के। उधर हम बैग एंड नंबू से जो हम मास्क लगा के सांसें देते हैं, वेंटिलेशन देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं तो रिस्पॉन्स कर जाता है। बट अगर ये सेकेंडरी एपनिया का फेज लंबा खिंच जाता है तो बच्चे का हार्ट रेट भी कम होने लग जाता है, बच्चा एकदम सुस्त पड़ जाता है, बीपी कम होने लग जाता है, फिर हमें बच्चे को चेस्ट कंप्रेशन और आईवी मेडिकेशंस देनी पड़ती है। तो इधर क्वेश्चन आया हुआ है रिगार्डिंग प्राइमरी एपनिया और सेकेंडरी एपनिया, कि प्राइमरी एपनिया फेज में आप बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं या सेकेंडरी एपनिया फेज में आप बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि बच्चे ने सांस नहीं ली, क्यों नहीं ली। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर अब हमें बच्चे की मदद करनी है तो उसके लिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, हमें कॉल आई, खड़े हो गए वहाँ जाकर। पर करेंगे क्या अगर वहाँ जाके खड़े हो गए? तो आपके पास पूरा एक प्लान होता है, एक टीम वर्क है ये। तो हमें कुछ बेसिक प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है। तो बेसिक प्रिपरेशन क्या होती है? कोई भी डिलीवरी रूम होता है तो जहाँ पे हम बच्चे को रिसक्सिटेट करते हैं, जहाँ पे भी बच्चे की हम मदद कर रहे हैं, उस कॉर्नर को बोलते हैं बेबी केयर कॉर्नर बोलते हैं, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर बोलते हैं, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन कॉर्नर बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर हर डिलीवरी रूम में होता है जहाँ पे एक रेडिएंट वार्मर होता है। तो हमें न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में हमारे पास हो गया एक रेडिएंट वार्मर। अब जब हमारे पास कॉल आई कि डिलीवरी होने वाली है, एक LSCS लिया गया है, इमरजेंसी में आप आ जाइए, तो आप सबसे पहले जाएंगे, आप डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ पे जाकर आप देखेंगे कि न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में सारी चीज़ें तैयार हैं या नहीं। तो उस केयर कॉर्नर में होता है एक रेडिएंट वार्मर, जिसे आप जाके सबसे पहले ऑन कर देंगे। फिर हमारे पास होती हैं 2 शीट्स, बेबी रिसीविंग टाल्स बोलते हैं या बेबी रिसीविंग शीट्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं जनरली। तो हमारे पास 2 प्री वार्म्ड, पहले से ही गर्म करी हुई 2 प्री वार्म्ड शीट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो प्री वार्म कैसे करते हैं? उसी रेडिएंट वार्मर के नीचे रख के वार्म करते हैं हम, ठीक है। एक शीट बिछी हुई होती है, वो नेचुरली वार्म होती रहती है। ये हमने पहले भी बात करी थी हाइपोथर्मिया वाली क्लास में कि क्या क्या प्रिवेंट करेगा। जो पहली प्री वार्म शीट है जिस पे हम रिसीव कर रहे हैं, तो बच्चे का कांटेक्ट होता है तो कंडक्शन हीट लॉस प्रिवेंट करेगा। फिर जब बच्चे को हम पोंछ रहे हैं उस शीट से, तो वो इवेपोरेशन के कारण जो हीट लॉस होता है उसे प्रिवेंट करता है। तो ये बात हो गई 2 प्री वार्म शीट की। अब आगे बढ़ते हैं, बच्चा रिसीव हो गया, प्री वार्म शीट हो गई, हमने पहली शीट से पोंछ के दूसरी शीट पे रख दिया। फिर क्या चाहिए हमें? बच्चे की जो कॉर्ड है उसे क्लैंप करते हैं। तो कॉर्ड क्लैंप, नीले रंग का, ब्लू कलर का कॉर्ड क्लैंप देखा होगा, तो स्टेराइल कॉर्ड क्लैंप। तो हमें क्या चाहिए? स्टेराइल कॉर्ड क्लैंप। अब जब हमने ये कॉर्ड क्लैंप लगा दिया है तो इसे काटना भी पड़ेगा, तो हमें चाहिए एक सर्जिकल ब्लेड। तो हमें चाहिए एक सर्जिकल ब्लेड। और कौन सा इंजेक्शन है जिसके बारे में हमने बात करी थी पिछली क्लास में? हम बात कर चुके हैं कि एक इंजेक्शन है जो लगाते हैं तुरंत बच्चे के होते ही, विटामिन के। तो हमें विटामिन के का प्रीफिल्ड इंजेक्शन होना चाहिए हमारे पास, पहले से ही हमने तैयार रखा है क्योंकि सब बच्चों में लगाना है हमें।
इस इंजेक्शन से क्या फायदा होता है और क्या डोज होती है, लगाते कहाँ है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम सब। 1 मिलीग्राम होता है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगाते हैं, ठीक है। और अगर बच्चा 1 किलो से कम है, लेस देन 1 kg है, तो इसकी डोज हो जाती है 0.5 मिलीग्राम। और ये किस चीज से प्रिवेंट करता है, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। इतनी बात हम कर चुके हैं, ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक है। चलिए अब विटामिन के लगा दिया। बाय चांस अगर बच्चा रोया नहीं तो हमें कैसे हेल्प करनी होती है बच्चे की, बच्चे को पोजीशन करना होता है हमें। तो पोजीशनिंग के लिए हम एक शोल्डर रोल बनाते हैं, तो एक शोल्डर रोल होना चाहिए, आगे बात करेंगे इसे कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद सक्शनिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास सक्शनिंग मशीन इन अ वर्किंग कंडीशन, बहुत बारी होती है कि वर्किंग नहीं होती, मशीन है, तो हम जब भी जाते हैं लेबर रूम हम तुरंत उसे अटैच करते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में तो है। सक्शनिंग मशीन चाहिए होती है वर्किंग कंडीशन में। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सक्शनिंग कैथेटर, ठीक है। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। सक्शनिंग कैथेटर चाहिए, जनरली जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो 12 से 14 फ्रेंच साइज का हमें रिक्वायर्ड होता है, 12 से 14 फ्रेंच नंबर का रिक्वायर्ड होता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सक्शनिंग कैथेटर टर्म न्यूबॉर्न में कितने नंबर का यूज होता है, ठीक है। फिर हमने सक्शनिंग कर दी, स्टिमुलेशन कर दी, और आगे बच्चा नहीं रोया तो हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, अम्बू बैग की, मास्क की, ठीक है। तो इसमें भी प्री टर्म साइजेस अलग होते हैं, टर्म साइजेस अलग होते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, अम्बू बैग के पार्ट्स की और क्या क्या साइजेस होते हैं। तो अम्बू बैग और मास्क की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी बच्चा हमारा अभी तक आगे नहीं रोया, हो सकता है हमें एंडोट्रेकियल ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब की जरूरत पड़े, उसे डालने के लिए लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़े। इसके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो ये सब भी हमारे पास तैयार होना चाहिए। और आगे हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, इंजेक्टेबल की, इंजेक्शंस की, यूवी लाइन डालने की जरूरत पड़ सकती है। यूवी लाइन क्या होते हैं, अम्बलाइकल वेन लाइन। इससे तो हम समझ गए कि अम्बलाइकल वेन लाइन से, तो क्वेश्चन इधर था कि प्रेफर्ड मोड कौन सा होता है बच्चे को आईवी मेडिकेशन देने का, तो आंसर था अम्बलाइकल वेन, which is the preferred mode to give medicine to the newborn while resuscitation। तो आंसर था अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन। और इंजेक्शन जिस पे हमारा क्वेश्चन आया था एड्रेनालिन, आगे पढ़ेंगे डिटेल्स। तो ये हो गई हमारी पूरी तैयारी, अब हम पूरे तैयार हो गए, हमारा न्यूबॉर्न केयर या न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन कॉर्नर पूरा तैयार हो गया। रेडियन वार्मर खोल दिया, शीट्स हो गई, क्लैंप है, कटर है, विटामिन के है, बाय चांस रिक्वायर्ड हुआ तो सक्शन मशीन है, कैथेटर है 12 से 14 फ्रेंच नंबर का। उसके बाद हमारे पास अम्बू बैग है, प्रीटर्म टर्म मास्क है, लैरिंगोस्कोप है, ईटी ट्यूब्स हैं रिक्वायर्ड साइज की, एड्रेनालिन इंजेक्शन है, और अंत में यूवी लाइन डालने का सामान है। क्यों हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हर बच्चा खराब आता है, नहीं, हर बच्चा खराब नहीं आएगा, पर जब भी हम रिसीव करने जाते हैं तो हम मान के चलेंगे कि ये बच्चा खराब आ सकता है, कैजुअली नहीं लेंगे वैसे कि बच्चा ठीक ही आएगा, टर्म बच्चा है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, पता नहीं लगता। तो एकदम प्रिपेयर होंगे कि जब भी बच्चा, कोई भी डिलीवरी हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हम एकदम तैयार हैं, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी हम बच्चे की मदद करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे को सही समय पे ये मदद नहीं मिली तो बच्चे को दिमागी हानि हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है बच्चे का। ऐसे बच्चे जिन्हें ये एक बहुत बड़ा नंबर है न्यूनेटल मोर्टेलिटी में, सबसे पहला कॉज हमने पढ़ा था प्रीमेच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस, सेकेंड नंबर पे हमारा आता है बर्थ एस्फिक्सिया के कारण, तो इसे बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है ना कि प्राइमरी एपनिया सेकेंडरी एपनिया, तो ये बर्थ एस्फिक्सिया है। अगर बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है तो इट कैन लीड टू सेरेब्रल पैल्सी,
एक तरह की बीमारी है सेरेब्रल पैल्सी, जिसमें बच्चे का मोटर सिस्टम खराब हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं हमारे पास ये सेरेब्रल पैल्सी के साथ, या तो बच्चों को घर में डिलीवरी हो गई, या सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए, या किसी कारणवश उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, रिसक्सिटेशन ठीक नहीं हो पाया। तो ये चैप्टर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हम एक सही ट्रीटमेंट दें। ऐसी होती हैं लिनन शीट्स, ये हैं लिनन शीट्स। कहाँ पे यूज़ होती हैं ये? प्री वॉर्म करके हम न्यूबॉर्न रिसीविंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारी फुल तैयारी हो गई है। नेक्स्ट क्या आता है कि जब भी हम जा रहे हैं, हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं बच्चे की, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होगी। जैसे मैंने कहा ईटी ट्यूब का अलग नंबर होता है, सक्शन कैथेटर का अलग होता है, अम्बू बैग का साइज अलग होता है। तो सबसे पहले हमें बच्चे का जेस्टेशन पता होना चाहिए। जब भी हमारे मन में ये सवाल खुद ही आएगा, तो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जब भी हम डिलीवरी रिसीव करने जा रहे हैं बच्चे को, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सवाल हमारे ये सवाल मन में आए और तुरंत हम गायनी से पूछ लें डिलीवरी रिसीव करने से पहले, या फाइल में देख लें, या असिस्टेंट से पूछ लें। जेस्टेशन, क्या ये बच्चा टर्म है या प्री टर्म है? अकॉर्डिंगली मैं सारा सामान निकालूंगी और अकॉर्डिंगली मैं तैयार रहूंगी कि मुझे कितने % बच्चों में रिसक्सिटेशन प्री टर्म में ज़रूरत होता है, ज़्यादा प्रतिशत में होता है। तो उसी हिसाब से मेरा मेंटल सेटअप रहेगा और उसी हिसाब से मैं न्यूबॉर्न केयर सेंटर पे अपनी तैयारी करूंगी, केयर कॉर्नर पे। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? मेकोनियम। क्या ये बच्चा मेकोनियम स्टेन्ड है? मेकोनियम का मतलब होता है जो फर्स्ट स्टूल बच्चा पास करता है उसे मेकोनियम बोलते हैं। जनरली पेट के बाहर आके करता है, बट जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है माँ के गर्भ के अंदर जहाँ बच्चा स्ट्रेस महसूस करता है, अचानक से ब्लड फ्लो कम हो जाना, कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन होना माँ को, तो बच्चा पेट में ही वो स्टूल पास कर देता है। और वो जब बच्चे के मुंह में चला जाता है, उसके थ्रू फेफड़ों में चला जाता है, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हमें पता करना है मेकोनियम स्टेन्ड है या नहीं है, वेदर द चाइल्ड इज मेकोनियम स्टेन्ड और द चाइल्ड इज नॉट मेकोनियम स्टेन्ड। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या जानना जरूरी है? क्या ये डिलीवरी कोई हाई रिस्क डिलीवरी है? क्या इस मदर को प्री एक्लेम्सिया है? क्या ये मदर किसी प्रीवियस मेडिकेशन पे है? क्या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है रिपीटेड बर्थ लॉस की? तो हमें जानना है वेदर द प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क या नहीं। बहुत साल बाद बच्चा हो रहा है, मतलब हमें जानना जरूरी है कि हम फेस क्या करने वाले हैं। क्या प्रीवियस तुरंत कोई न्यूनेटल डेथ थी? तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, हाई रिस्क में अगेन ट्विन प्रेगनेंसी आती है, तो ट्विन प्रेगनेंसी भी जाननी है हमें। हम चले गए अकेले, हमारे पास आप एक सिस्टर जी हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्विन प्रेगनेंसी आ रही है, मैं तो पहले बच्चे को देख रही हूँ, दूसरे को कौन संभालेगा? तो ट्विन प्रेगनेंसी है तो मुझे पता है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्किंग हैंड चाहिए। पहले मैं एक टीम लेके जा रही थी, अब मुझे 2 टीम चाहिए, 2 डॉक्टर्स, 2 नर्सिंग स्टाफ चाहिए। एक बच्चे को एक संभाले, एक बच्चे को दूसरा, मुझे 2 केयर यूनिट्स चाहिए, है ना, मुझे डबल सामान निकालना है। तो पता होना चाहिए कि ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं है। चौथी चीज जो नई ऐड हुई है उसे हम बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड केयर प्लान। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। अम्बलाइकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान, इसे हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है ये। तो अम्बलाइकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान क्या होता है कि पहले तो जैसे बच्चा पैदा होता था तुरंत हम कॉर्ड क्लैंप कर देते थे, पर कुछ स्टडीज करी गई और कुछ सालों से इसमें चेंज आया है। अम्बलाइकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान, तो हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। जो हम पहले तुरंत कॉर्ड क्लैंप कर देते थे, अब हम डिलेड करते हैं। कितने सेकंड से? 30 to 60 सेकंड्स डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। 30 से 60 सेकंड वेट करके, लगभग 1 मिनट वेट करके फिर कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। इसके एडवांटेजेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं इसकी?
एक तो बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाता है, तो इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ एनीमिया। ठीक है, डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ एनीमिया। फ्यू एक्स्ट्रा ml ब्लड टू द चाइल्ड। ठीक है, उससे बच्चे का बीपी ठीक रहता है। एंड लास्टली जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं, इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ IVH। प्रीटर्म बेबीज में डिक्रीजेस IVH। IVH क्या होता है? प्रीटर्म बेबीज में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग होने की, तो इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ये टर्म जानिए बस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो प्रीटर्म्स में कॉमन होती है, तो इसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं अगर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग होता है। तो ये हमें मैनेजमेंट प्लान पता होना चाहिए कि एक तो हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करने वाले हैं जी, सेकंड क्या चीज है? सेकंड होती है कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं हम कभी कभी कॉर्ड से। ठीक है, अगर मदर होती है RH नेगेटिव, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, तो अगर RH नेगेटिव मदर है तो उस केसेस में हम बच्चे के सैंपल्स भेजते हैं, DCT, ब्लड ग्रुप एंड कई बार सीरम बिलिरुबिन भी साथ में भेज देते हैं। तो हमें ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि ये सैंपल्स बच्चे के हमें इस कॉर्ड ब्लड से भेजने हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि RH नेगेटिव मदर है, तो हमें तैयारी करनी है इन ट्यूब्स की, ताकि हम सैंपल्स हमें से भेज सकें। कहीं सेंटर्स में थायराइड के लिए, बहुत सेंटर्स में अब स्क्रीनिंग होने लग गई है रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज इंडिया में हाइपोथायराइडिज्म का, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का रेशो बढ़ता जा रहा है, तो इसी कॉर्ड ब्लड से बच्चों का थायराइड प्रोफाइल भेज दिया जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे मैनेजमेंट में ये है या नहीं है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें, टर्म है या प्री टर्म है, मेकोनियम कर चुका है पेट में, नहीं किया है, हाई रिस्क है, ट्विन है, और फर्दर जब बच्चा आ जाएगा तो मेरा कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान क्या है, ताकि गायनोकोलॉजिस्ट में, पीडियाट्रिशियन में, नर्सिंग स्टाफ में कोई भी कंफ्यूजन ना हो व्हाइल रिसीविंग द बेबी। अब ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के बाद अब हम आते हैं हमारा मेन एल्गोरिथम में कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमें कॉल आ गया, हमने तैयारी कर ली, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए, अब बच्चे के पैदा होने का टाइम आया। बच्चा हो गया पैदा, बेबी इज बोर्न, बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, एक्टिव बेबी, क्राइंग बेबी। तो अब क्या हमारा इसमें प्लान रहता है? जो अब हम बच्चे को करते हैं उसे बोलते हैं रूटीन केयर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रूटीन केयर। एक बेबी हमारे पास आया, हमने अपनी प्री वॉर्म शीट पे उसे रिसीव किया, अच्छे से बच्चा रो रहा है, तो हमारा प्लान क्या है? जल्दी से उसे हम बेबी केयर कॉर्नर पे लाए, बच्चे को एक शीट से पोंछा, दूसरी शीट पे ट्रांसफर किया। ठीक है, ड्राई एंड वार्म, 30 to 60 सेकेंड्स वेट करके कॉर्ड क्लैंपिंग कर दी, स्टेराइल ब्लेड से काट दिया, तुरंत फिर हमने उसे विटामिन K का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दिया, 1 मिलीग्राम का एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, बार बार बोलेंगे, बार बार याद होगा, इंजेक्शन दे दिया, कॉर्ड क्लैम्प कर दी। और इस ब्यूटीफुल पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कीपिंग द बेबी टू द मदर्स एब्डोमेन। मदर इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में होती है, तो अगर हम बच्चे को तुरंत माँ के पेट पे रख देते हैं तो माँ के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे पेन माँ को बहुत कम हो जाता है। प्लस इट कैन बी हेल्प टू इनिशिएट इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो हमने उसे ड्राई वार्म करके कॉर्ड क्लैम्प किया डिलेड, उसके बाद विटामिन K लगाया, प्लेस द बेबी टू मदर्स एब्डोमेन। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रूटीन केयर, जब बच्चा हमारा तुरंत रोया पैदा होने के बाद। नेक्स्ट सब इंपॉर्टेंट आते हैं, ये तो हमारी हो गई रूटीन केयर। नेक्स्ट आता है ये, दिस इज अ कॉर्ड क्लैम्प जो बताया गया है,
ब्लू कलर का होता है, ये आइडेंटिफिकेशन में आता है, आइडेंटिफाई द गिवन एक इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ स्टेराइल कॉर्ड क्लैंप। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, हमारा एल्गोरिथम इस तरह का दिया हुआ है सब बुक्स में। दिस इज अ ब्लर्ड इमेज, हम धीरे धीरे करके सब डिस्कस करेंगे। इधर ऊपर लिखा हुआ है बच्चा पैदा हो गया तो हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इसे हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बच्चा हमारे पास आया था, तुरंत रो दिया, अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ हो गया बच्चे का, ठीक है। बर्थ के बाद हमने 3 चीजें देखी, टर्म है, प्री टर्म है। नेक्स्ट चीज हमने देखी एक्टिवली क्राई किया नहीं, एक्टिवली क्राई कर रहा है तो हमने उसकी रूटीन क्या कर दी। और थर्ड चीज हमने जो उसकी देखी टोन, फ्लैसिड पड़ा हुआ है, एक्टिवली लिम्स मूविंग है, एक्टिवली लिम्स मूविंग है, अच्छे से बच्चा रो रहा है तो रूटीन केयर में चला गया। पर बच्चा रो नहीं रहा, एक्टिवली मूव नहीं कर रहा है, या हल्का डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर टोन है, तो अब इस बच्चे को हमें हमारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब जो हम करेंगे उसे बोलते हैं इनिशियल स्टेप्स। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ इनिशियल स्टेप्स ऑफ न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन एक्सेप्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इनिशियल स्टेप विल यू डू इफ अ बेबी बॉर्न एक्टिवली क्राइंग बट बेबी बॉर्न नॉट एक्टिवली क्राइंग, तो व्हाट इनिशियल स्टेप विल यू डू फर्स्ट। तो इनिशियल स्टेप हमारे होते हैं, वार्मथ तो एक हो गया, हम बच्चे को ले आए प्री वार्म टॉवल में, उसे हटा के दूसरे पे रख दिया हमने बच्चे को, या अगर बिल्कुल ही फ्लैसिड है तो उसी टॉवल पे कंटिन्यू किया। फर्स्ट स्टेप इसका होता है पोजिशनिंग, पोजिशनिंग करी बच्चे की। सेकेंड स्टेप इसका होता है सक्शनिंग। अब पहले क्या था कि हर बच्चे में सक्शनिंग करते थे, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि किस में सक्शनिंग करनी है किस में नहीं करनी, हर बच्चे में करते थे सक्शनिंग। अब क्या क्राइटेरिया हो गया, सक्शनिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो ही सक्शनिंग करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है इसका, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट, बच्चे को स्टिमुलेट करना है। और इसका आखिरी स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, रीपोजिशन। सारे स्टेप्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चा पैदा हुआ, कम रोया, तुरंत हमने ये स्टेप्स किए जिसे बोलते हैं इनिशियल मैनेजमेंट या इनिशियल स्टेप्स। तो बच्चे को शीट में जब हम ले आए, इनिशियल स्टेप्स हमने क्या क्या करे, सबसे पहले पोजिशनिंग ऑफ द बेबी। पोजिशनिंग कैसे करते हैं बेबी की, neck is slightly extended, neck is slightly extended। क्यों जरूरी है ये अभी बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। when the neck, जब बच्चे का नेक हल्का सा ऐसे एक्सटेंड करके रखते हैं, स्निफिंग पोजीशन बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं आछू आ, जब हम करते हैं ना तो स्निफिंग, या कुत्ता जब सूंघता है तो ऐसे हल्का सा नेक एक्सटेंडेड रखते हैं, इसे दूसरी इसका नाम स्निफिंग पोजीशन भी है। दूसरा नाम क्या है इसका, स्निफिंग पोजीशन। तो neck is slightly extended so that the posterior pharynx, larynx and trachea are in one line। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि why do we keep the neck in the extended position, why we do resuscitation। The answer is so that posterior pharynx, larynx and trachea are in one line। अगर वो एक लाइन में होते हैं तो हमें ईजियर हो जाता है, जितनी भी हम अपने आगे की चीज़ें करेंगे, सक्शनिंग करेंगे या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, तो उन सब में हमें आसानी हो जाती है। तो इसलिए पोस्टीरियर फैरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया आर इन वन लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, इस पोजिशन में लाने के लिए हम और क्या करते हैं, समटाइम्स वी यूज अ शोल्डर रोल, समटाइम्स वी यूज अ शोल्डर रोल। तो शोल्डर का रोल बना के हम बैक बच्चे की इधर इसके नीचे रखते हैं, इसकी पिक्चर हम देखेंगे, आई विल पुट अ पिक्चर नेक्स्ट टाइम। तो शोल्डर रोल को शोल्डर के नीचे रखते हैं ताकि बच्चे का नेक
स्लाइटली एक्सटेंडेड हो। तो समटाइम्स टू पुट द चाइल्ड इन दिस पोजिशन वी यूज अ शोल्डर रोल। फर्स्ट स्टेप हो गया पोजिशनिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सक्शनिंग। सक्शनिंग में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो all babies do not require suctioning, ठीक है, do not require suctioning। जिसमें जरूरत है उसी में सक्शनिंग करेंगे। पहले हम अगर बच्चा रोता भी था ना तो भी रूटीनली सक्शनिंग करते थे, तो वो हमारा इधर से चला गया है, एनआरपी गाइडलाइन से, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन की गाइडलाइन से चला गया है। सब बेबीज की सक्शनिंग नहीं करनी है। अब क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है कि सक्शनिंग पहले माउथ की करते हैं या नोज की करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी एम पहले आता है एन से, तो पहले सक्शनिंग होती है माउथ की, फॉलोड बाय नोज, एम एन। तो माउथ की पहले सक्शनिंग होगी, नोज की बाद में। ऐसा क्यों है? कई बार अगर हम नोज की पहले सक्शनिंग कर देंगे फिर माउथ की करेंगे तो देर आर चांसेस ऑफ regurgitation, so this is to prevent regurgitation। बहुत सारा हर चीज जो मैं बोल रही हूं सारे पे MCQs बार बार आया हुआ है। माउथ फॉलोड बाय नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? प्रेशर क्या यूज करते हैं और कैथेटर कौन सा यूज करते हैं? तो टर्म बेबी के अंदर हम 12 to 14 फ्रेंच नंबर का कैथेटर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन में आया हुआ है। प्री टर्म में 10 फ्रेंच नंबर का कैथेटर यूज करते हैं। प्रेशर कितना देते हैं? प्रेशर इज जनरली 80 मिलीमीटर HG या फिर 100 सेंटीमीटर H2O, दोनों पे वो है, दोनों थे ऑप्शंस में। एक बारी 100 सेंटीमीटर H2O था, एक बारी 80 मिलीमीटर HG था। तो ये प्रेशर होता है हमारा, मशीन का प्रेशर रखना है। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो हमारा सक्शनिंग कैथेटर है वो कितना अंदर जाना है, ठीक है। तो नोज में हम उसे डालते हैं ओनली अप टू 3 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा हम नोज के अंदर नहीं डालेंगे। और माउथ में हम डालते हैं अप टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अप टू 5 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा अंदर हम नहीं डालेंगे माउथ के अंदर। तो अगर व्हाट इफ अगर हमने माउथ के अंदर या नोज के अंदर ज्यादा डाल दिया तो क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सक्शनिंग करते हुए अगर हमने माउथ या नोज में कैथेटर ज्यादा डीप डाल दिया तो इट लीड्स टू वेगल नर्व स्टिमुलेशन। वेगल नर्व स्टिमुलेशन, वेगल नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। वेगल नर्व स्टिमुलेशन इफ कैथेटर गोज डीप, वेगल नर्व स्टिमुलेट होती है तो क्या क्या होता है, सॉरी, वेगल नर्व स्टिमुलेट होती है तो इट लीड्स टू ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाता है ना वेगल नर्व से। सेकंड, एपनिया, वही सांस रुक जाना, एपनिया। तो क्वेश्चन आया था if the catheter while suctioning is put very deep what happens, तो उसमें वेगल नर्व स्टिमुलेशन नहीं था ऑप्शन में, ब्रैडीकार्डिया था ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर हमने कैथेटर ज्यादा डीप डाल दिया है तो ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है, और ये होता क्यों है? ड्यू टू वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बच्चा अगर आया है रोया नहीं है, हमने सबसे पहले उसे पोजिशन कर दिया स्निफिंग पोजिशन में, नेक्स्ट हमने सक्शनिंग करी है, नेक्स्ट क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट था हमारा ड्राई एंड स्टिमुलेट। अब स्टिमुलेशन का जो मेथड आप सब देखते हो वो है बच्चे को उल्टा लटका देना, विच इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। ऐसा कोई मेथड नहीं है। बच्चे को 2 तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, या तो टिकलिंग ऑन द सोल, या फिर रबिंग द बैक। अगेन हर चीज पे क्वेश्चन है। जब हम रबिंग द बैक कर रहे हैं बच्चे की तो हम इसे कौन सी पोजीशन में डालेंगे?
हल्का हल्का, ये बैक है चाइल्ड की, ऐसे हल्की हल्की रब करनी है। सोल है तो हल्का सा ऐसे ऐसे टिकल करना है। बच्चा ऐसे लेटा हुआ है तो अब हम बैक रब कर रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन करेंगे? लेफ्ट लेटरल। बच्चे को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेकर जाएंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बच्चे को लेके जाएंगे और फिर बच्चे की बैक को रब करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आया था व्हाई लेफ्ट लेटरल पोजीशन? पहले तो था कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। व्हाई लेफ्ट लेटरल पोजीशन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसलिए है क्योंकि जो लेफ्ट साइड का ब्रोंकस होता है, जब हमारा ट्रेकिया दो में डिवाइड हो जाता है, तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है, राइट साइड वाला एक तो स्ट्रेट होता है, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, राइट वाला इज स्ट्रेट एंड शॉर्ट, स्ट्रेट और शॉर्ट होता है, तो इंक्रीज चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। बच्चे के मुंह में कुछ होगा तो अगर हम राइट लेटरल पोजीशन में करेंगे तो उसके चांसेस ऑफ एस्पिरेशन यानी लंग में उस सिक्रीशन को जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि राइट साइड का ब्रोंकस इज मोर स्ट्रेट एंड शॉर्ट, जबकि लेफ्ट साइड का कर्व्ड होता है और लॉन्गर होता है। इट इज लॉन्गर एंड इट इज कर्व्ड, तो इट प्रिवेंट्स एस्पिरेशन। इसलिए हम हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, इधर तक हमें समझ में आ रहा है सबको? साथ में है ना सारे मेरे? समझ रहे हैं? तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए थे हम। सक्शनिंग कर दी, फिर स्टिमुलेट किया है, टिकलिंग ऑफ द सोल से, रबिंग ऑफ द बैक से, जिसके लिए हमने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखा है। तो यहीं पे हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है, फोर्थ पॉइंट, रीपोजिशन। मुझे रीपोजिशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैंने जब स्टिमुलेट किया था लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रख दिया था, तो आई विल रीपोजिशन द चाइल्ड बैक इनटू स्निफिंग पोजीशन। ठीक है, रीपोजिशन द चाइल्ड बैक इनटू स्निफिंग पोजीशन। स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक था जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ हमारे स्टेप्स खत्म हो जाते हैं इनिशियल केयर के, इनिशियल स्टेप्स जिन्हें बोलते हैं। 4 इनिशियल स्टेप्स हमने पढ़े। पी से क्या था? पोजीशन, सेकंड क्या था हमारा? सक्शनिंग, थर्ड था स्टिमुलेशन एंड फोर्थ था रीपोजिशन। पोजीशन रीपोजिशन दोनों एंड पे और बीच में एसएस। ठीक है, सक्शनिंग पहले, स्टिमुलेशन बाद में, क्योंकि स्टिमुलेशन पहले कर देंगे तो सिक्रीशंस, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हमने इतना कर लिया, ये सब हमने पता है कितनी देर में किया है? जितने भी ये हमने 4 पॉइंट्स किए हैं, जो ये पूरा हमने इधर से इधर तक का प्रोसेस अपना किया है, अभी हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स हुए हैं। 4 स्टेप्स हो गए हमारे। बच्चा भी रिसीव कर लिया हमने, उसे चारों स्टेप्स कर दिए। अभी सिर्फ हमारे 30 सेकेंड्स हुए हैं। इन 30 सेकेंड्स के बाद भी बच्चा नहीं रोता है तो क्या करेंगे अब हम? ठीक है, इन 30 सेकेंड्स के बाद बच्चा नहीं रोता है तो हम बच्चे के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, तो इधर हमें बच्चे का चेक करना है हार्ट रेट। तो पीछे जाते हैं, एक एक्स्ट्रा शीट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमने चारों पॉइंट्स इधर कर दिए। इनिशियल स्टेप्स करने के बाद चाइल्ड स्टिल डिड नॉट क्राई, तो हम उसका हार्ट रेट चेक करेंगे। तो हार्ट रेट चेक करेंगे, चेक हार्ट रेट। तो इसमें हमें 2 रिस्पॉन्सेज मिल सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं 2 रिस्पॉन्सेज? या तो हार्ट रेट हमारा हो सकता है मोर देन 100 पर मिनट, या हार्ट रेट हमारा हो सकता है लेस देन 100 पर मिनट। और ये हार्ट रेट हम चेक कैसे कर रहे हैं? जो हमने नेक्स्ट पिक्चर में देखा था, 2 तरीकों से हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। या तो हम अपना स्टेथोस्कोप बच्चे के रख के हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, या अदर वेरी इंपॉर्टेंट इज अम्बलाइकल पल्सेशन से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं थे। ये दोनों ऑप्शंस नहीं थे। हमारा प्रेफर्ड मेथड है अम्बलाइकल पल्सेशन या स्टेथोस्कोप से डायरेक्टली हार्ट बीट महसूस करना, पर ये दोनों ऑप्शंस नहीं थे। तो हाउ विल यू चेक लिखा हुआ था व्हाइल रिसक्सिटेशन। विल यू चेक द रेडियल पल्स? नो, वी वोंट चेक द रेडियल पल्स।
कैरोटिड पल्स था एक ऑप्शन, एक था ब्रेकियल पल्सेशन. इफ दीज टू ऑप्शंस आर नॉट देयर देन आर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ब्रेकियल पल्सेशन. ठीक है, अगर दीज आर आर प्रेफर्ड ऑप्शंस, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आ जाता है आंसर ब्रेकियल पल्सेशन. ठीक है, कैरोटिड या रेडियल नहीं करेंगे, ब्रेकियल पल्सेशन करेंगे. तो पीछे चलते हैं. इनिशियल स्टेप्स हो गए, बच्चा नहीं रोया, हमने हार्ट रेट मेथड महसूस किया उसका, हमने हार्ट रेट देखा या तो लेस देन 100 पर मिनट है या मोर देन 100 पर मिनट है. पहले बात करते हैं, अगर हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट है या फिर लेबर्ड ब्रीदिंग है, मतलब थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही है बट हार्ट रेट मोर देन 100 है बच्चे का, या फिर परसिस्टेंट साइनोसिस है. परसिस्टेंट साइनोसिस का मतलब है कि अभी भी बच्चा नीला नीला सा दिख रहा है. ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को थोड़ा सपोर्ट देंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे. वील पोजिशन द चाइल्ड अगेन, सक्शनिंग करेंगे इफ रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे. ऑक्सीजन सपोर्ट में हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, अगर बच्चा प्रीटर्म है या एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड है तो सीपैप दे सकते हैं, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दे सकते हैं, और यहीं पे हम SpO2 मॉनिटर लगा देंगे. तो जब हम SpO2 मॉनिटर लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन बच्चे को देनी है. तो ये हमारा हो गया एक हैंड. वो हैंड में क्या है कि HR हमारा मोर देन 100 पर मिनट है, और दूसरी बात है कि HR हमारा लेस देन 100 पर मिनट है. तो HR अगर हमारा मोर देन 100 पर मिनट है, सांस लेने में हल्की तकलीफ है या हल्का नीला नीला है बच्चा, तो SpO2 मॉनिटर कनेक्ट कर दिया, पोजीशन करके सक्शनिंग कर दी अच्छे से, ऑक्सीजन सपोर्ट दे दिया बच्चे को, या प्रेशर सपोर्ट चाहिए तो CPAP सपोर्ट दे दिया. दूसरी जगह अगर हमारा बच्चे का हार्ट रेट लेस देन 100 पर मिनट है या फिर बच्चा एपनिया में है, एपनिया में मतलब अभी भी बच्चा नहीं रोया, पहले प्राइमरी एपनिया में था, हमने टैक्टाइल स्टिमुलेशन दी पर रिस्पॉन्ड ना करके बच्चा सेकेंडरी एपनिया में चला गया जहाँ की बच्चे का हार्ट रेट कम हो गया, अभी भी एपनिया में है, या गैस्प कर रहा है. गैस्पिंग मतलब डीप, धीरे धीरे रुक रुक के बीच बीच में एक आध सांसें डीप सांसें ले रहा है, उसे बोलते हैं गैस, ऐसी ऐसी सांसें ले रहा है. तो अगर बच्चे का हार्ट रेट लेस देन 100 है, एपनिया या गैसपिंग कर रहा है, तो हम बच्चे को देंगे PPV यानी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. ठीक है, PPV पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं पे हम SpO2 मॉनिटर भी कनेक्ट कर देंगे इफ अवेलेबल, ताकि हमें पता लगता रहे कि उस PPV के सोर्स में हमें कितनी ऑक्सीजन डालनी है. इसकी डिटेल्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले एक बारी हम अपना चार्ट क्लियर कर लेते हैं. तो हार्ट रेट चेक किया, मोर देन 100 था, इधर चले गए, लेस देन 100 था, एपनिया गैस्पिंग था, तो हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी है. तो पहले 30 सेकेंड हो गए थे, अब ये जो हमने प्रोसेस किया ये अगले 30 सेकेंड तक हमने उसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी. तो ये 30 सेकेंड और वो 30 सेकेंड मिलके, ये वाली हमारी पिक्चर में देखते हैं, इधर बर्थ से लेके हमने देख लिया टर्म जेस्टेशन है क्या है, रो गया तो हम रूटीन केयर पे चले गए, इधर आया तो हमने वार्मथ प्रोवाइड करके अपने इनिशियल स्टेप्स किए, अभी भी एपनिया में तो हार्ट रेट चेक किया, मोर देन 100 था, लेबर्ड ब्रीदिंग थी तो इधर हमने इसे प्रोवाइड कर दिया CPAP, अगर लेस थी तो हमने PPV किया 30 सेकेंड्स के लिए. तो ये जो 1 मिनट है वो 30 सेकेंड और ये 30 सेकेंड्स मिलके इसे बोलते हैं गोल्डन मिनट. इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन मिनट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस 1 मिनट में हमने बच्चे को रुला दिया, इस गोल्डन 1 मिनट में अगर हमने बच्चे को रुला दिया, तो बच्चे के चांसेस ऑफ डैमेजिंग द ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स इज ऑलमोस्ट नील. मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा होकर बाहर आया है. अगर ये एक गोल्डन मिनट की हमने अपॉर्चुनिटी ले ली, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आधे घंटे से, इतनी सारी चीजें हमें करनी है, तो ये सब हमें 1 मिनट में करना है.
इसलिए हमें पूरा क्लियर होना चाहिए हमें क्या करना है और एक मेंटल प्रिपरेशन के साथ करना है। तो जन्म से लेकर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टिल 30 सेकेंड्स is total 1 minute and it is known as a golden minute. This is known as golden 1 minute and it is very very important. अब 30 seconds हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बच्चे को दे दी, ठीक है। 30 seconds पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बच्चे की हो गई। अब क्या करना है? रीचेक द हार्ट रेट। बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हार्ट रेट इज स्टिल लेस देन 100 और स्टिल द चाइल्ड इज इन एपनिया और स्टिल द चाइल्ड इज गैस्पिंग। तो हम क्या करेंगे? 30 सेकेंड्स हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इधर दे दिया बच्चे को, पर बच्चा अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बच्चा अभी भी नहीं रोया। दोबारा हार्ट रेट चेक करेंगे, हार्ट रेट अभी भी लेस देन 100 है, बच्चा एपनिया में है, गैस्प कर रहा है। अब क्या करेंगे? सीधा चेस्ट कंप्रेशन करेंगे? नहीं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हम वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं बैग एंड नंबू से, क्या वो हम सही दे रहे हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हम सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एक तो हमारे चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं, बच्चे की चेस्ट को देखेंगे कि जब हम वो प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं बच्चे का चेस्ट उठ रहा है या नहीं उठ रहा। सेकेंड चीज़ होती है वेंटिलेटरी करेक्टिव स्टेप्स, इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे। वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है। ये वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स जो होते हैं, इसका एक निमोनिक है बहुत फेमस, MR सोपा। कहने का मतलब है कि जब हमने 30 सेकेंड वेंटिलेशन दे दी है तब भी नहीं हो रहा है, तो जल्दी से हम देख लेंगे कि हम सब चीज़ें सही तो कर रहे हैं, मास्क सही लगाया है, प्रेशर सही लगाया है, पोजीशन सही करी है, ये भी हमने चेक कर लिया। तो क्या हमें ET डालने की ज़रूरत है? एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दे, मास्क से बच्चे का काम नहीं बन रहा है, हमसे सही से पकड़ा नहीं गया है या मास्क से काम नहीं बन रहा है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दें। या एक चीज़ होती है ऑल्टरनेट एयरवे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट एयरवे, ठीक है। तो मास्क की जगह क्या हम वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब या ऑल्टरनेटिव एयरवे डाल के दे दें? ऑल्टरनेटिव एयरवे का एग्जाम्पल है LMA, लैरेंजियल मास्क एयरवे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल्स दिखेंगे। लैरेंजियल मास्क एयरवे, तो ये है ऑल्टरनेटिव एयरवे, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया चेस्ट राइज हो रहा है, हमने जल्दी से करेक्टिव स्टेप्स ले लिए, ज़रूरत हुई तो इंट्यूबेशन कर दी या फिर ऑल्टरनेटिव एयरवे यूज़ कर लिया। फिर हमने 30 सेकेंड्स और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी। हार्ट रेट अभी भी लेस देन 100 नहीं है, लेस देन 60 पहुंच गया। जब हमने रीचेक किया दोबारा तो हार्ट रेट लेस देन 60 पहुंच गया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे उस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ चेस्ट कंप्रेशन शुरू। हर चीज़ की डिटेल अभी हम देखेंगे। चेस्ट कंप्रेशंस शुरू करेंगे, ठीक है, विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। दोनों के कोऑर्डिनेशन में 3:1 की रेशो होती है। 3 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, 1 वेंटिलेशन देते हैं। 3:1 की रेशो में चेस्ट कंप्रेशन विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे। यहाँ पे फिर से कंसिडर करेंगे SpO2 मॉनिटर कनेक्ट करने का, और जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो रही है ये हम 100% ऑक्सीजन के साथ करेंगे। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि चेस्ट कंप्रेशन के साथ जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं तो 100% ऑक्सीजन यूज करते हैं। अब कितने मिनट करने के बाद चेस्ट कंप्रेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कितनी देर करने के बाद हम रीचेक करेंगे? तो ये हम 1 मिनट तक करेंगे और फिर रीचेक करेंगे, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आफ्टर हाउ मच टाइम डू वी चेक अगेन द हार्ट रेट आफ्टर स्टार्टिंग chest compression? So answer is 1 minute. We will do the chest compression at least for 1 minute before rechecking again. अब आपने रीचेक किया तो अगर हार्ट रेट मोर देन 100 पहुंच गया है तो या मोर देन 60 हो गया है तो आप अपना सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे। अगर स्टिल बच्चे का हार्ट रेट इज रीचेक किया है, अभी भी बच्चे का हार्ट रेट हमारा लेस देन 60 ही है,
60 per minute, तो then we will consider medications. और इन medications में क्या होता है? एड्रेनालिन इंजेक्शन, उसकी भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एड्रेनालिन का इंजेक्शन देंगे बच्चे को। सोर्स क्या होता है? प्रेफर्ड रूट इज अम्बलाइकल वेन। तो पहले ही हमने अम्बलाइकल, जब हमें दिख रहा है बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम अम्बलाइकल वेन कैथेटराइजेशन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी गिवन थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब के थ्रू भी दे सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन था, ठीक है। प्रेफर्ड रूट पे क्वेश्चन था, एड्रेनालिन अम्बलाइकल वेन के थ्रू या ईटी ट्यूब पे। ये भी क्वेश्चन था कि जब हम एड्रेनालिन देते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज इन हार्ट रेट। बट अगर हम देख रहे हैं कि अभी भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो व्हाट कैन बी कंसिडर? हो सकता है ड्यूरिंग आवर रिसक्सिटेशन प्रोसेस या अदरवाइज वी शुड कंसिडर हाइपोवोलीमिया, कि मदर का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, बच्चे को ऑलरेडी हाइपोवोलीमिया में आया है बच्चा, या फिर न्यूमोथोरैक्स, हवा भर जाना, थोरैक्स में लंग्स के बाहर हवा भर जाना। इन केसेस में बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक या तो हम सुई डाल के हवा नहीं निकालते या फिर हम एक्स्ट्रा फ्लूइड्स देकर हाइपोवोलीमिया करेक्ट नहीं करते। तो बहुत देर तक अगर हमारा बच्चा किसी भी एफर्ट को एड्रेनालिन देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देन वी शुड कंसिडर ईदर हाइपोवोलीमिया या फिर वी शुड कंसिडर न्यूमोथोरैक्स। तो ये हो गया हमारा चार्ट। तो दिस इज द चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज हमने पढ़ा है। एक बारी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे का बर्थ हुआ है, हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जेस्टेशन देखी, फिर उसके बाद हमने क्राई देखा और उसके बाद हमने टोन देखी। अगर बच्चा क्राई और सब है तो हम चले गए रूटीन केयर पे। अगर बच्चा डिड नॉट क्राई है तो हम अपने चले गए इनिशियल स्टेप्स पे। इनिशियल स्टेप्स पे हमने 4 चीजें देखी थी। क्या क्या थी? पोजिशन, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन इसके बाद ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया था 30 सेकेंड्स में। उसके बाद हमने इनिशियल स्टेप पे भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं किया, हार्ट रेट हमने चेक किया, 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया था हमने। हार्ट रेट अगर मोर देन 100 है तो इधर हम चले गए थे अपने अदर स्टेप्स पे जो हम पढ़ चुके हैं। अगर इधर हार्ट रेट लेस देन 100 था तो हमने दिया था बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन फॉर 30 सेकेंड्स। तो इधर से लेके ये वाला जो था पॉजिटिव प्रेशर फॉर 30 सेकेंड्स, दिस इज 1 मिनट, दिस इज गोल्डन 1 मिनट जो हम बोल रहे थे। इस पे क्वेश्चन भी आता है। गोल्डन मिनट्स एंड कब होता है? 30 सेकेंड्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बाद। इसके आगे हमने पढ़ा पॉजिटिव वेंटिलेशन दे दी, फिर 30 सेकेंड्स के लिए, फिर हमने हार्ट रेट चेक किया। अगर स्टिल हमारा हार्ट रेट इज लेस देन 100 तो हमने क्या क्या किया था? वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, MR सोपा, या फिर हमने कंसिडर किया था ऑल्टरनेट एयरवे, ठीक है, जिसमें हमारा था एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर LMA, ET या फिर LMA। फिर हमने हार्ट रेट चेक किया 30 सेकेंड्स पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के बाद, इट इज लेस देन 60 तो हमने चेस्ट कंप्रेशन शुरू करे थे। रेशो रखी थी 3:1, चेस्ट कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन की रेशो 3:1 की रेशो में किया था। डिटेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद भी अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है, 1 मिनट देने के बाद भी, जिस पे क्वेश्चन था, फिर से हार्ट रेट चेक किया, अभी भी लेस देन 60 है तो हम इंजेक्शन एड्रेनालिन देंगे अम्बलाइकल वेन के थ्रू। उसे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वी विल कंसिडर न्यूमोथोरैक्स है, या तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, नो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या आता है? हार्ट रेट इंक्रीज होना, जिस पे भी क्वेश्चन था एड्रेनालिन देने के बाद रिस्पॉन्स क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होना। वो भी नहीं हुआ तो हमने क्या था? न्यूमोथोरैक्स है बच्चे को या फिर हाइपोवोलीमिया, ठीक है। तो इतना हमने इधर पढ़ लिया है।
आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हर चीज़ जैसे हमने इनिशियल स्टेप्स को तोड़ तोड़ के पूरी डिटेल पढ़ी है, ऐसे ही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की, बैग एंड मास्क की, ईटी ट्यूब की, चेस्ट कंप्रेशन की, सबकी डिटेल्स इंजेक्शंस की अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया हो एंड इसे आप घर जाके रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड आगे की डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में MCQs करेंगे। थैंक यू।